हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह लूसेंट सामान्य अध्ययन का मध्यकालीन भारत का 10वां वीडियो है। इसमें मैं दो टॉपिक कवर करूंगा। पहला है औरंगजेब और दूसरा मुगलकालीन शासन व्यवस्था। औरंगजेब औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासक रहा। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का बीता 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाही गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1669 ईस्वी में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1669 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1600
1285 में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा ने 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। चूड़ामन ने इसकी नींव डाली थी। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में, अकबर द्वितीय होगा, औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दीपावली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मुगल शासन व्यवस्था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद
काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, मदद मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दारोगा-ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकारों में और सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बंटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे माबदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई स्थापित की गई थी। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य: सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना एवं प्रांत कार्यकारिणी का ये प्रधान होता था। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था और ये सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह था। बख्शी, प्रांतीय सैन्य का प्रधान होता था। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल या अमलगुजार इस जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता था। शिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करने का काम करता था। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला, इसमें खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से ये बादशाह के नियंत्रण में थी। दूसरी है जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली ये भूमि होती थी। तीसरी है सरयू गल या मदद-ए माश, अनुदान में दी गई ये लगानहीन भूमि होती थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति
1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की दो श्रेणी थी। एक को तखशीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहली थी पोलज, नियमित रूप से खेती, और ये खेती वर्ष में 2 बार होती थी। दूसरी है परती, 1 या 2 वर्षों के अंतराल पर इसमें खेती होती थी। तीसरे प्रकार की भूमि थी चाचर, 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर खेती होती थी। चौथी भूमि थी बंजर, ये भूमि खेती के योग्य नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुद काश्त, एक किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वह निवासी थे। दूसरे प्रकार के किसान हैं पाही काश्त, ये दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे। और तीसरे प्रकार के कृषक थे मुजारियन, एक खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र तो आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात के सरखेज। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र उस समय बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी का ऊन, वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित कराया। मुगल कालीन लगान वसूलने की व्यवस्था गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नशक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे लिया जाता था। ये व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद दिया जाता था। मुगल कालीन सिक्के, मुहर, ये मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का और ये सोने का था। संसब, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा इस सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का था। इलाही,
ये सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस या गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। ये 5.5 तोले का था। अतमाह ये 25 तोले के सोने 25 तोले का सोने का सिक्का था। बिनसात ये 20 तोले का सोने का सिक्का था। रुपया रुपया चांदी का सिक्का था। जलाली ये भी चांदी का सिक्का था। दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दस्तक व्यवसाय या परमिट था। लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहली पैदल सेना, दूसरी घुड़सवार सेना, तीसरी तोपखाना और चौथा हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर आजम कहते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। नोट और अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारी इनकी संख्या 79 हो गई थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम पद महाबत खां को दिया गया। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें आहदी कहा जाता था। आहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफी ज्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े की हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यशाला के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी दल से चुने जाते थे।